नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विजन इंस्टीट्यूट्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, हम चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं और प्रकाश के इस लेसन में हमने कल उत्तल व अवतल दर्पण को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप निरंतर कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। इस जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल के साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं और आप जहां भी बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, भले ही क्लास का समय 40 मिनट है, 35 मिनट है किसी किसी क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव है। उन सुविधाओं की पूर्ति जैसे ही हमारे पास होती है, हम आपके लिए जो क्लास का टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखेंगे ताकि एक पूरा टॉपिक हम क्लियर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से बहुत संतुष्ट हैं। आपको किसी भी प्रकार की क्लास से संबंधित, कंटेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम आपके लिए कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक आपको इस प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे पढ़ाया जाए, आप बस साथ साथ में चलते जाना और कदम से कदम मिला करके चलते जाना, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। कल हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे प्रकाश चैप्टर का भाग 9वां है और फिजिक्स की क्लास है 15वीं। जो पहली बार जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उनको मैं कह दूं कि आप जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल को आप ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको राजस्थान भूगोल, इंग्लिश और इसके साथ साथ में आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। शुरू से लेकर के आज तक जितनी क्लासें फिजिक्स की हो चुकी है, उन क्लासों को शुरू से लेकर के आज तक देखते आइएगा और फिर आप लाइव हमारे साथ में पीछे की क्लासों को पूरी करके लाइव हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, क्लास को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ें। ठीक है। देखो, कुछ 2-4 बातें हैं दर्पण के बारे में, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में उत्तल और अवतल दर्पण पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल का अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। हाँ, इस कम समय के अंदर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल तो नहीं करवा सकता, लेकिन न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं उन न्यूमेरिकल की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में मैं स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊँगा उत्तल और दर्पण का, उत्तल और आपके अवतल दर्पण का। उसमें आप मेरे साथ जुड़ करके न्यूमेरिकल को हल भी करोगे, न्यूमेरिकल करना भी सीखोगे दर्पण पर। ठीक है। हाँ, देखो, अगर अपन बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि दर्पण सूत्र क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? है ना। मेरे साथ साथ आप पहले लिखते जाओगे,
दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र, जिसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जिसे अपन कहते हैं। ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। और दोस्तों समझना, सारा खेल अगर न्यूमेरिकल का है तो इसी पर आधारित है। अगर दर्पण सूत्र आपको आ रहा है और दर्पण सूत्र से संबंधित आपको शब्दावली आ रही है तो याद रखना है, आप न्यूमेरिकल को, हमारे लेवल पर उठने वाले जो न्यूमेरिकल है उसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस में है 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस में है 1/v। ये बात आपको याद रखनी है। या फिर आप 10th क्लास की NCERT के अनुसार इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, 1/u प्लस में 1/v बराबर में क्या, 1/f। ठीक है ना, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। आपको लगभग बुक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। फॉर्मूला ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस चिन्ह का ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूला जब आप पढ़ते हो तो उसमें माइनस का चिन्ह आता है, और मिरर फॉर्मूला आप पढ़ते हो तो उसमें प्लस का क्या आता है, चिन्ह आता है। अब बात आती है कि यहाँ पर f क्या चीज़ है, यहाँ पर u क्या चीज़ है और v क्या चीज़ है। बस यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है ना। हाँ देखो, इधर आपसे कहा जाए कि f क्या है तो आप बताओगे f यहाँ पर फोकस दूरी है। f यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी। आपने दर्पण कितने प्रकार के पढ़े, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के। और कौन कौन से थे, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो आप मुझे ये बताओ कि यदि उत्तल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें अपन, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो। क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? मैंने आपसे कहा अगर आपको चिन्ह अच्छी तरीके से याद है तो आप उत्तल व अवतल दर्पण से संबंधित हमारे लेवल के उठने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको गलत नहीं करोगे। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी आपसे यह कहा जाए कि कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी को आपको किस में लेना है, प्लस में लेना है। किस में लेना है, प्लस में लेना है। और यदि आप अवतल दर्पण की बात करोगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी आपसे कहा जाए एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो आप फोकस दूरी को 15 न लेकर के -15 सेंटीमीटर लोगे। कितना, -15 सेंटीमीटर लोगे। क्या ये बात समझ में आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो याद रखना है आपको, आगे की जो बातें हैं उन पर आपकी पकड़ और अच्छी बनेगी, है ना। उन पर आपकी पकड़ और भी अच्छी बनेगी। ये बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आई है तो थम्स अप करो, है ना, थम्स अप करो। अगर ये बात समझ में आई है, इतनी बात, तो थम्स अप करो, है ना। न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है,
ये फॉर्मूला और न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये तीनों बातें, है ना। अरे भाई ये चीज समझ में आई है या नहीं आई, बताओ, थम्स अप करो, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ये भेजो मेरे पास कि हाँ गुरुजी हमें समझ में आया। देखते हैं कौन कौन लाइव जुड़ा है ना, कौन कौन हमारी क्लास को लगातार पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या स्क्रीनशॉट लिया सबने? बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलें आगे। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो चलो अब अपन बात करते हैं यू क्या चीज़ है और वी क्या चीज़ है। अगर यू की बात करें और अगर हम वी की बात करें तो ये क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है, वी क्या चीज़ है, इनकी बात करें तो देखो यू है दोस्तों वस्तु की दर्पण से दूरी, या आप ये कह सकते हो दर्पण से वस्तु की दूरी, है ना, दर्पण की वस्तु से दूरी, है ना। आप लिख सकते हो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और वी क्या है? वी आप बताओगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। ये भी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाइयों, ठीक है। हाँ, इतनी चीज आपको इस फॉर्मूले में याद रखनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई इतनी? चले आगे चलते हैं और आगे आपको एक चिन्ह परिपाटी पढ़नी है। वो चिन्ह परिपाटी हमें क्या कहती है, वो भी न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की दृष्टि से वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे चलें तो देखो इधर चिन्ह परिपाटी हमें कहती है कि आपके पास में ये कोई एक दर्पण है, हो सकता है वो उत्तल दर्पण है, हो सकता है वो अवतल दर्पण है। अगर अपन बात करें इस दर्पण के बारे में, उत्तल या अवतल दर्पण हो सकता है, और इसके ध्रुव से जो रेखा निकलती है उसको अपन कहते हैं मुख्य एक्स। क्या कहते हैं गुरुजी? मुख्य एक्स कहते हैं। और ये क्या है? इसका ध्रुव है, ठीक है ना। ये क्या है? इसका ध्रुव है P, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और क्या कहते हैं इसे? P कहते हैं। किससे लिखते हैं इसे? P से लिखते हैं। ये दर्पण की कौन सी साइड है? दर्पण की कौन सी साइड है? तो आप कहोगे ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं साइड है ये। और ये कौन सी साइड है? ये दाईं साइड है। ये कौन सी साइड है? दाईं साइड है, ठीक है ना। ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, ठीक है ना। तो दर्पण से इस तरफ की सारी दूरियां, दर्पण से इस तरफ की सारी दूरियां, बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो ली जाती है, आप कहोगे किसमें? निगेटिव। किसमें ली जाती है? निगेटिव में ली जाती है। दर्पण से बाईं तरफ की सारी दूरियां किसमें ली जाती है? निगेटिव में ली जाती है। भाई इस बात को गांठ बांध लेना अभी दिमाग में, इस बात की कि दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां किस में ली जाएगी? निगेटिव में ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। इसके बाद में दर्पण से दाईं तरफ की सारी दूरियां हैं वो किस में ली जाती है? तो आप कहोगे पॉजिटिव ली जाती है। दर्पण की दाईं तरफ की सारी दूरियां हैं वो किस में ली जाती है भाई? पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है ना। दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां, दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां निगेटिव, और दर्पण के दाईं तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में
बाईं तरफ मुख्य एक्स से ऊंचाई की तरफ, बाईं तरफ मुख्य एक्स से ऊंचाई की तरफ सारी जो दूरियां होगी उसको किस में ली जाएगी भाई? पॉजिटिव ली जाएगी। उसको किस में ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी है। मुख्य एक्स से बाईं तरफ अधिकतम जो ऊंचाई आप लोगे किसी वस्तु की, वो आपको किस में लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, धनात्मक लेनी है ना। ये क्या है? ये ऋणात्मक है। ये क्या है? ये ऋणात्मक है। और याद रखना है ये दूरी क्या है? धनात्मक है। ये दूरी क्या है? धनात्मक है। ठीक है ना। और ये दूरी क्या है भाई? ये दूरी भी धनात्मक है। ये ऊंचाई जो आपने ली है ये धनात्मक है। और इसको अपन कहते हैं क्रांतीय चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, याद रखना है। तो चिन्ह परिपाटी समझे, इसमें आपके जो निशान हैं, चिन्ह हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और दर्पण से संबंधित, लेंस से संबंधित आपके न्यूमेरिकल आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखनी है भाई। इनको आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आई है तो एक बात और कर लेते हैं अपन, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। ठीक है ना। इसके बाद में अगर और कोई बात आपसे पूछे कि और अपन दर्पण में क्या चीज याद कर सकते हैं, तो दोस्तों इतनी बात याद आया है चिन्ह परिपाटी की। तो अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं आवर्धन क्षमता, है ना। आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता है उसको अपन लिखते हैं m से। किससे लिखते हैं? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को अपन किससे लिखते हैं? आवर्धन क्षमता को अपन लिखते हैं, याद रखना, m का मतलब हो गया मैग्निफिकेंस, है ना। m का अर्थ क्या हो गया? मैग्निफिकेंस। और मैग्निफिकेंस को दर्शाने के लिए आप याद रखना है क्या फॉर्मूला काम में लेते हो? v अपॉन क्या लेते हो? u लेते हो। v अपॉन क्या लेते हो? u लेते हो। v का मतलब क्या हो गया? दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, और u का मतलब क्या हो गया? दर्पण से वस्तु की स्थिति, है ना। याद रखना है, अगर दोनों का अनुपात आप निकाल लोगे तो आपके पास में m मैग्निफिकेंस बोले तो आवर्धन क्षमता का क्या आ जाता है भाई? मान आ जाता है। अगर m का मान क्या आता है? m का मान आता है आपके पास में पॉजिटिव, और यदि m का मान आपके पास में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका प्रतिबिंब बना है पॉजिटिव वाला, है ना, पॉजिटिव वाला जो प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब ये है कि ये प्रतिबिंब कैसा है? पॉजिटिव क्यों आया है? तो आप कहोगे प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। m का अगर मान पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। और इसके साथ साथ में आप ये भी याद रखोगे, प्रत्येक सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। बस ये जानकारी हमें कौन देगा? ये जानकारी हमें देगा, याद रखना है, कौन? आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता हमें यह भी जानकारी देती है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ में अगर नेगेटिव मान है तो आप कहोगे प्रतिबिंब जो है वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा हो गया। यदि m का मान क्या है? m का मान निगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। और उल्टा प्रतिबिंब आपको याद रखना है कैसा होता है? वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है भाई? अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो मैं कहता हूं ये सारी की सारी चीजें दर्पण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण की दृष्टि से बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनको भूलना नहीं है। और अगर इनको भूल रहे हो, इसका मतलब आप दर्पण के न्यूमेरिकल से उतने ही क्या जा रहे हो भाई? दूर जा रहे हो। ठीक है ना। अगर इनको भूल गए तो दर्पण के जो न्यूमेरिकल है वो आप हल नहीं कर पाओगे। वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये बातें अगर समझ में आई है तो अपन कुछ न्यूमेरिकल और करें।
हम कुछ न्यूमेरिकल और करें, और न्यूमेरिकल करेंगे किसके, दर्पण के, उत्तल और अवतल दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें दोबारा आसानी से समझ आ जाए। दर्पण जो है उसका, दर्पण के लिए अपन काम में लेते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन, और दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f इक्वल टू बराबर 1/u प्लस में क्या है 1/v है। अब सारे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि जो f है वो f क्या है, वो फोकल लेंथ है, फोकस लंबाई है, क्या है वो, फोकस लंबाई है, और याद रखना है फोकस दूरी है, और फोकस दूरी है वो उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है बताओ, पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है। और दोस्तों याद रखना है u जो है वो दर्पण से वस्तु की क्या है, दूरी है, और v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है। ये सारी चीजें अगर समझ में आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप यस करो, कमेंट बॉक्स में यस करो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट आपने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी कहती है दर्पण चाहे कोई सा भी हो, अगर उसके बाईं तरफ आपने कोई वस्तु रखी है तो उसका जो मान दे रखा है आपको वो किस में लेना है, आपको ऋणात्मक लेना है, और दाईं तरफ अगर कोई चीज आपकी रखी है तो याद रखना है उसका मान आपको क्या लेना है, धनात्मक, पॉजिटिव लेना है। और इस मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ यानी ऊंचाई आपको वस्तु की दे रखी है तो वो आपको क्या लेनी है, धनात्मक लेनी है। मेन चीजें आपको इसमें इतनी ही याद रखनी है। फिर आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता हमें यह बताती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से आकार में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वस्तु के आकार से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है ना। अगर आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, m बराबर v अपॉन क्या होता है, u होता है। v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार, आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की क्या है, लंबाई, दोनों का अनुपात अगर आप निकालोगे तो आपके पास में किसका मान आ जाएगा, आवर्धन क्षमता का मान आ जाएगा, आवर्धन क्षमता का मान आ जाएगा आपके पास में। और दोस्तों अगर अपन बात करोगे, अगर अपन बात करें आगे आवर्धन क्षमता के लिए, तो आवर्धन क्षमता का मान यदि पॉजिटिव है, आवर्धन क्षमता का मान यदि पॉजिटिव है तो याद रखना है दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आप ये भी कह सकते हो प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। m का मान यदि निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। पहले आप समझोगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे बताओ, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बताओ, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अपन पढ़ेंगे भाई न्यूमेरिकल। ये आपके लिए पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, ये पहला आपके लिए न्यूमेरिकल है, और ये आपको बताना है। क्या दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है तो फिर देखो पढ़ो। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खालिस्तान की दूरी पर बनेगा और खालिस्तान होगा। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा,
और कैसा होगा, उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल हल करना है तो आपको पता होना चाहिए आपको मान क्या क्या दे रखे हैं, आपको मान क्या क्या दे रखे हैं। क्या भाई आप जुड़े हुए हो वीडियो के साथ भी, क्लास के साथ में अगर जुड़े हुए हो तो प्लीज जो भी लाइव जुड़ा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का कमेंट के रूप में भेजें, भी थम्स अप को कमेंट के रूप में भेजें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन इस न्यूमेरिकल सेशन को देख रहा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है। देखो किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब आपको जो मान दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, फोकस दूरी बोले तो f का मान दिया गया है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब अवतल दर्पण से वस्तु की क्या दी गई है, आपको दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी दी गई है। इसका प्रतिबिंब खाली स्थान की दूरी पर बनेगा और खाली स्थान कैसा होगा, है ना। आपको दिया गया है f का मान दिया गया है और f जो है वो क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर। बताओ क्या है, f का मान आपको दिया गया है, f बराबर है 20 सेंटीमीटर। और अब आप मुझे बताओ दर्पण कैसा है, उत्तल है या अवतल है, उत्तल है या अवतल है। तो आप कहोगे गुरुजी जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो आप कहोगे ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको गुरुजी लेना पड़ेगा किसमें, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्या इस बात का सभी को पता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए दिया गया मान हमने किस में लिया है, निगेटिव में लिया है। इसलिए दिया गया मान हमने किस में लिया है, निगेटिव में लिया है। क्या भाई ये बातें समझ में आई। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है किसी वस्तु को, इसका मतलब आपके पास में वस्तु की दर्पण से दूरी दी गई है और कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। कौन सी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब आपके पास में ये एक क्या है, ये एक अवतल क्या है, दर्पण है ना। इसके बाहर की तरफ क्या रखी गई है, बताओ, पॉलिश की गई है और इस ये मुख्य एक्स के समानांतर है। ये कौन सा भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया और ये कौन सा भाग हो गया, दायां भाग हो गया। अब इस दर्पण के सामने आप वस्तु को कहां पर रखोगे, तो आप कहोगे इस साइड में रखेंगे। तो आप ये कहोगे इस तरफ की सारी दूरियां हैं वो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो आपने जो 30 सेंटीमीटर का जो मान लिया है वो किस में होगा, तो आप बताओगे -30 सेंटीमीटर होगा। किस में होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। अरे भाई क्या ये बात समझ में आई, है ना। क्या होगा बताओ, -30 सेंटीमीटर होगा, है ना। u का मान जो आपके पास में है वो किस में आ गया, बताओ, -30 सेंटीमीटर आ गया है ना। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका प्रतिबिंब खाली स्थान की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसका मतलब आपको कौन सा मान पूछा है, v का मान पूछा है और प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और कैसा होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है, आभासी होगा या सीधा होगा, आभासी होगा या सीधा होगा, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है ना। देखो इधर आपके पास में दर्पण सूत्र है और वो है 1/f बराबर में आपके पास में 1/u प्लस में क्या है, 1/v है, ये है ना। अब आपको क्या करना है, 1/f का मान कितना दिया गया है आपको, 1/-20 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1/-20 दिया गया है। v आपको ज्ञात करना है, इसको आप यहीं पे रख लो और 1/u को आप इस तरफ ले आओ। तो याद रखना ये किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 1 अपॉन ये माइनस और ये क्या है
ये माइनस का क्या है 30 है, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा बताओ, v हो जाएगा, है ना। 1 क्या हो जाएगा बताओ, v हो जाएगा गुरुजी, 1/v, है ना। तो देखो 1/-20 और माइनस किस में चले गए बताओ, प्लस में, और ये हो जाएगा आपका 1/30 और बराबर में 1/v। ये वाला जो माइनस है मैं पूरी संख्या पे लगा सकता हूं, कैसे कि 1/20 माइनस का 1/20 और प्लस क्या हो गया 1/30 हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब 20 और 30 का लघुत्तम भाई जिनको नहीं लेना आता वो इस प्रकार भी कर सकते हैं। 20 और 30 का लघुत्तम कितना आएगा, तो आप देखो 2 से गया 10 बार और 2 से गया 15 बार, फिर 2 से गया 5 बार, ये 15, फिर 3 से गया, याद रखना है 5 और 5 बार, और फिर 5 से गया कितनी बार, 1 बार। तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 2 30, 30 2 कितने हो गए 60। 60 क्या आ गया भाई, लघुत्तम आ गया। 60 क्या आ गया आपके पास में, लघुत्तम आ गया है। अब क्या करोगे आप, 20 दिए कितने होते हैं 60, और याद रखना है 3 आ गया, 3 एकम कितने हो गए 3, तो माइनस का आपके पास में क्या आ गया 3। क्यों, ये माइनस का निशान 3 के साथ ही लगेगा, है ना। 20 तिये कितने हो गए 60 हो गए, और 3 आया है इसलिए 3 एकम कितने हो गए 3, और माइनस का क्या आ गया 3। बीच में निशान कौन सा है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ। 30 दुए कितने हो गए 60, 2 आ रहा है, 2 को 1 से गुना करोगे तो याद रखना कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब -3 और प्लस के 2 कितने बच गए बताओ, माइनस का 1 कितना बच गया आपके पास में 60 बच गया। माइनस का 1 क्या बच गया 60 बच गया, और ये किसके बराबर है, ये 1/v बराबर -1 क्या आ गया 60 आ गया। 1/v बराबर माइनस का 1 क्या आ गया 60 आ गया। इसलिए आपसे ये पूछा जाए कि v बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे -60 आएगा। v बराबर कितना आएगा -60 आएगा। और आप सबको पता है यदि ये माइनस चिन्ह किस चीज को बताता है, ये माइनस चिन्ह प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है। याद रखना माइनस चिन्ह है वो प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है। प्रकृति बोले तो याद रखना है प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी माइनस चिन्ह उल्टा निशान बताता है। मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो याद रखना है 60 और कैसा वास्तविक, 60 और कैसा वास्तविक। v का मान आ गया 60 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, तो आप कहोगे प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, तो आप कहोगे वास्तविक। तो इसका जो उत्तर होगा वो याद रखना है 12 सेंटीमीटर आभासी नहीं हो सकता, याद रखना है। फिर है 12 सेंटीमीटर वास्तविक, ये नहीं हो सकता। अब 2 बच गए आपके पास में b, और क्या बच गया है d बच गया, है ना। b और क्या बच गया d बच गया। तो गुरुजी जो माइनस निशान आया है ना वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो याद रखना आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, b नंबर। कौन सा आंसर रहेगा, b नंबर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या ये बातें समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो फिर आपने जो दर्पण का पहला क्वेश्चन है ना, दर्पण से संबंधित पहला जो न्यूमेरिकल है आपने किया है। अगला जो अपन न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं वो है आपके पास में ये वाला, ठीक है ना। एक और करवा देता हूं, उसके बाद में अपन कल स्पेशल इसका क्या रखेंगे, न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना, उस चीज की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये देखो भाई आपके पास में ये अगला क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो इसका आवर्धन कितना होगा, इसका आवर्धन कितना होगा, ठीक है ना।
यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। यह बात आपको दी गई है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। आपको दिया गया है आर का मान, वक्रता त्रिज्या दी गई है। अब की बार आपको फोकस दूरी नहीं दी गई है। थोड़ा सा प्रश्न पर गौर करना, गौर फरमाना है। प्रश्न पर आपको क्या नहीं दिया गया है? फोकस दूरी नहीं दी गई है और वक्रता त्रिज्या दी गई हो और आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो क्या रहेगा? मैंने आपको बताया था फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 बाई क्या आ जाएगा? 5/2 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई है? आपके पास में फोकस दूरी आ गई है। इसका मतलब f का मान आपके पास में कितना आ गया है? 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। और ये जो f 2.5 सेंटीमीटर आप ले रहे हो इसको किस में लेना है? दर्पण कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए f का मान प्लस 2.5 सेंटीमीटर होता है, प्लस 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब आपके पास में f आ गया है। अब उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। इसका मतलब आपको एक वस्तु का दर्पण से क्या दी गई है? वस्तु की दर्पण से दूरी दी गई है। वस्तु की दर्पण से क्या दी गई है? दर्पण से दूरी दी गई है। और वो दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। u का मान दिया गया कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। ये आपके पास में एक उत्तल दर्पण है। आपके लिए ये बायां भाग है दर्पण का और ये कौन सा है? दायां भाग है। आपने वस्तु इस साइड रखी है। इसका मतलब इस साइड की सभी दूरी है वो किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। तो जो 10 सेंटीमीटर है उसको आपको किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस कितना? माइनस 10 सेंटीमीटर। अरे भाई कितना लेना पड़ेगा? माइनस 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा भाई? माइनस 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं, आपके पास में याद रखना है फॉर्मूला होता है 1/f। अरे 1/f और क्या होगा? बराबर 1/u प्लस में क्या होगा? 1/v होगा। 1/f बराबर 1/u प्लस में क्या हो गया? 1/v हो गया। तो आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है? m बराबर v/ क्या होता है? u होता है। तो बताओ आपके पास में आवर्धन के लिए u तो दिया गया है लेकिन आपके पास में क्या नहीं है? v नहीं है। ये v निकालने के लिए दोस्तों, ये v निकालने के लिए आपको पहले किस पे जाना पड़ेगा? पहले आपको जाना पड़ेगा दर्पण सूत्र पर और यहां से आप क्या निकालोगे? यहां से आप निकालोगे v का मान। क्या निकालोगे बताओ? v का मान निकालोगे। दोस्तों यहां से अगर v का मान निकालोगे तो 1/f। f का मान कितना है? f का मान है 1/2 पॉइंट कितना है बताओ? 5। 1/2.5। और u का मान आपको कितना दे रखा है? u का मान दे रखा है 1/ क्या दे रखा है? 10। और प्लस में क्या है? ये किस में है? ये माइनस का है ना। और ये किस में है? ये है आपका v। ठीक है ना। तो 1/2.5 और ये इधर आएगा तो ये यहां पर प्लस का माइनस में बदल जाएगा और माइनस और ये वाला माइनस किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो याद रखना है ये हो जाएगा 1/10 और बराबर में क्या हो गया? 1/v हो गया। अरे बताओ क्या ये बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर अपन चले आगे। देखो इधर, अब आपको 2.5 और 10 का लघुत्तम लेना है तो पहले आप इस वैल्यू को क्या कर दो? आप हल कर दो। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। 5 दुए कितने हो गए? 10 और 5 पांजे कितने हो गए? 25। तो आपके पास में 2/5 प्लस में 1/ क्या बन गया? 10 बराबर में क्या हो गया? 1/v हो गया। अब 5 और 10 का लघुत्तम देखो भाई, इस प्रकार भी आप ले सकते हो। कैसे? 2 से गया, ये 5 है और ये 5 बार गया, फिर 5 1 और कितना आ गया? 1। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आ गया आपके पास में? 5 और 10 का लघुत्तम आ गया आपके पास में कितना? 5 दुए 10। तो 5 दुए 10, 2 दुए कितने हो गए? 4। प्लस में याद रखना है 10 एकम 10। ठीक है ना। और ऊपर 1 आ जाएगा तो आपके पास में ये 1/v के बराबर हो गया। 4 और 1 5/10 तो आपके पास में कितना आ गया? ये आ गया 5/5
5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर आ गया आपके पास में 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ गया आपके पास में 2। v बराबर आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। और v बराबर आपके पास में 2 आ गया, इसका मतलब m बराबर v आपके पास में 2 है और 10 यानी माइनस का है आपके पास में, तो -2 बटा क्या आ जाएगा 10। 2 एकम 2 और 2 पांजे कितने हो गए बताओ, 10 हो गए। 1/5 और किस में, माइनस में। इस वैल्यू को हल करोगे तो याद रखना है 0 और पॉइंट कितना आ जाएगा 2, 0.2 आपके पास में आवर्धन आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, जी हां 0.2 आपके पास में इसका क्या आ जाएगा भाई, आवर्धन आ जाएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे यह बताओ, क्या आपको दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। मैं कल से फिर आपके लिए एक न्यूमेरिकल सेशन रखने वाला हूं और वो न्यूमेरिकल सेशन कम से कम 1 घंटे से ऊपर का होगा, या फिर 1 घंटे का टाइम अपन कल लेंगे। आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या पीछे बने हुए हैं एग्जाम के अंदर, या फिर आगे उस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन के साथ में आपको जुड़ना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। न्यूमेरिकल भी दोनों प्रकार के समझ में आए हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से संबंधित जो आपकी क्रांति है, आपकी जो चिन्ह परिपाटी होती है वो भी आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ में याद रखना है जो भी चिन्ह आपको है प्लस में लेने या माइनस में लेने हैं, अच्छी तरीके से समझ आगे होंगे। अब इनका उपयोग आपको किस प्रकार करना है उसको भी अपन निरंतर आगे कल की क्लास में न्यूमेरिकल के माध्यम से करेंगे, है ना। बस आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। हर एक स्टूडेंट जो क्लास को देखता है वो अपने स्टेटस में इस क्लास के वीडियो को जरूर लगाएं। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत साथियों।